होगा सर। बहुत बढ़िया। सर लोगों का काम है कहना, है ना? क्योंकि वही हार्दिक पांड्या जिसके लिए लोग गालियां दे रहे थे महीने 2 महीने भर पहले, और लोगों का तुरंत नजरिए बदल गया। इसलिए लोगों के कहे में ना आए भैया, अपने हिसाब से चलें, अपने मापदंड तय करें, अपने कुछ स्टैंडर्ड बना, सिद्धांत बना, है ना? क्योंकि लोग पलट जाते हैं। जैसे आप कुछ अच्छा करते हैं तो कहते हैं ना सारे खून माफ हो गए। खैर, हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में कुछ आज और टॉपिक थे जो महत्वपूर्ण थे। हम सबसे पहले देखेंगे सूरज से ग्रहों की दूरी। मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर दूरी, ठीक है? मान लो इधर क्या है अपने, सूर्य भगवान है भैया, ठीक है? इनसे दूरी तो बुध पहले पड़ेगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है? और बृहस्पति, इसके बाद बृहस्पति आता है, मंगल बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, कौन आता है? शनि। अरुण और वरुण, ये किस आधार पर है? दूरी के आधार पर। सूर्य से ग्रहों की दूरी है वो यही क्रम है, ठीक है? तो ध्यान रखना, प्रश्न कैसे आएगा, जैसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी पर चौथे नंबर पे है, तो मंगल। पांचवा कौन सा, छठा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रम जरूर याद रखें, ठीक है? कई बार मिलान करने को भी आ जाता है आपकी परीक्षा में, तो क्रम याद रखें दूरी के हिसाब से था। अब चलिए इन्हें में एक चीज और देख लेते हैं। बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल ग्रह को कहा जाता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है इनको? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह। इसे एक नाम से और कहते हैं, इसी नाम से भी जानते हैं, बृहस्पति ग्रह भी इनको कहा जाता है। जो आखिरी के चार हैं इन्हें कहा जाता है बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर गैसों की क्या होती है? प्रधानता होती है, ठीक है? यहाँ पर गैसों की प्रधानता होती है इन ग्रहों पर, ठीक है? इनको बाहरी भी कहा जाता है, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, और खुद बृहस्पति के नाम से भी कहा जाता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है? इनको कहा जाता है पार्थिव और आंतरिक ग्रह। सवाल है कि प्रश्न क्या होगा? प्रश्न आपके सामने एग्जाम में होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है, कौन सा आपका बाहरी और गैसीय ग्रह। तो आपके बात याद रखनी है, ठीक है? चलिए अब हम देख लेते हैं आकार के आधार पर। वैसे ग्रहों का जो है घनत्व है बहुत सारी चीजों पर बांटा जाता है, लेकिन दो से ज्यादा प्रश्न ज्यादा आते हैं, एक तो दूरी से और एक एक ग्रह बाहरी और आंतरिक से आते हैं। अगला आकार के आधार पर, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, ठीक है? फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र और मंगल और बुध। मतलब सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है? आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम ये है, ये याद रखना। तो आप कह सकते हो कि जो आखिरी के जो चार हैं वो अपने आप में बड़े हैं, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, पृथ्वी और शुक्र ये आ रहा है, पृथ्वी और शुक्र और फिर मंगल आ रहा है। अगर ऐसे होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पृथ्वी और शुक्र और फिर मंगल आता है। तो आपने देखा कि मंगल और आखिरी में बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा कौन सा है आपका? बृहस्पति है, ठीक है? ये बात याद रखना। अब घनत्व के मामले में एक पॉइंट बता देता हूं कि सबसे कम घनत्व किसका है आपका? वो है शनि का। किसका है? शनि का। और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। इसके मतलब क्या है? शनि का ये मतलब है कि इसका घनत्व किससे कम माना जाता है? पानी से भी कम माना जाता है। मतलब इसे पानी में भी आप रख दोगे तो डूबेगा नहीं। जबकि पृथ्वी का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा माना गया है, ठीक है? क्लियर, ये याद रखना। तो ये था हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम आपको बताएंगे उपसौर और अपसौर। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं अपने, मैं बोला था आपको पढ़ाऊंगा उपसौर और अपसौर, ठीक है? ये दो स्थितियां हैं जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी से संबंधित हैं। चलिए हम देखते हैं उपसौर। उपसौर में होता क्या है? उपसौर वैसी स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, सबसे अधिक होती है, अत्यधिक नजदीक होती है, तो उसको कहा जाता है उपसौर, ठीक है? तो वही वाली सिचुएशन है, सूर्य है, पृथ्वी से परिक्रमा कर रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी ये रहती है, तो उसको कहा जाता है उपसौर, ठीक है? कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ये होती है 3 जनवरी को, ठीक है? तो उस अवस्था को कहा जाता है उपसौर। इसमें विशेष क्या है? मैंने लिखा हुआ भी है, पृथ्वी सूर्य के अधिक पास होती है, ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है उपसौर। जब मैंने ग्रह पढ़ाए थे तब भी मैंने समझाया था, पृथ्वी जब मैं पढ़ा रहा था एक बार मैंने फिर से समझा दिया। अब आते हैं अपसौर पे। अपसौर कब होती है? 4 जुलाई को। ये घटना कब घटती है? 4 जुलाई को घटती है। इसमें क्या होता है? देखो, पृथ्वी अभी उधर पहली स्थिति में यहाँ थी, दूसरी स्थिति में पृथ्वी कहां गई? यहाँ पे आ गई। तो अपसौर वैसी स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर, ठीक है? और ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। उपसौर 3 जनवरी, और ये होती है 4 जुलाई को। तो इन दोनों घटनाओं को याद रखें, समय समय पर अलग अलग तरीके से ये पूछा जा सकता है कब होती है, या अपसौर को क्या, सॉरी हाँ, उपसौर को क्या कहते हैं, अपसौर को क्या कहते हैं, इस पर अपनी क्लैरिटी बना के रखें।
और कई बार तो जैसे लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है मेंस में कि उपसौर क्या है अपसौर क्या है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ने शुरू करेंगे वो होंगे आपके अक्षांश रेखाएं। क्या शुरू करेंगे? अक्षांश रेखाएं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा आपका, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अक्षांश रेखाएं। हो गए सर? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में। इनको अंग्रेजी में है ना, मैकाले की भाषा में इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। वो शुरू करके गया था इनको। चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाएं, ये क्या है? ये है हमारा गोला, ठीक है, हम इस गोले पे रहते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमने एक रेखा खींची, इसको नाम दिया जाता है भू मध्य रेखा। आप बोलेंगे हमें तो पता है, अच्छी बात है, बधाई हो आपको, ठीक है। इसके बाद एक रेखा और खींच देता हूं मैं यहां पर, और उसको मैं ऐसे दर्शा देता हूं। कैसे? ऐसे, ठीक है। इसे बोला जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है इसे? कर्क रेखा। नीचे एक और खींच देता हूं, ये लो, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूं, ठीक है। इसे कहा जाता है मकर रेखा, ठीक है। ये तीन रेखाएं होती हैं हमारे ग्लोब पे। अब मैं आपको बता दूं, जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा को मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूं। भूमध्य रेखा को मैं ऐसे ऐसे दिखाऊं। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला इलाका कहलाता है उत्तर। क्या कहलाता है? उत्तर। इसके नीचे वाला इलाका कहलाता है दक्षिण। क्या कहलाता है? दक्षिण कहलाता है, ठीक है। अब सवाल है कि आपने अगर ग्लोब देखा हो तो उस पर बहुत सारी लाइनें खींची हुई थी, यूं और यूं, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखें कि ये उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाता है? उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ये बात याद रखना। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम ऐसी लाइनें खींचे, ऐसे खींचते जाएं, तो इस गोलार्ध में कितनी अक्षांश खींची गई हैं? 90। इन लाइनों को बोला जाता है, पृथ्वी पर जो यूं लाइनें खींची होती हैं, जैसे ये ये ये, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखा। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, ठीक है। फिर इधर भी खींची होती है 90, इधर भी खींची होती है 90, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। तो 90 इधर, 90 इधर, 90 दोनों तरफ होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो कह सकते हैं कि टोटल अक्षांश रेखा कितनी है, तो आप आंसर दोगे 180। अगर उत्तरी ध्रुव में कितनी है? 90। दक्षिणी ध्रुव में कितनी है? 90। तो ये हमारी भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में 90, इसके दक्षिण 90। इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, इसे कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। और भारत कहां स्थित है? ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध में। ये बात याद रखना। इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है, दूरी, इनको कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है इनको? कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर, ठीक है। कई जगह पर ये डेटा अलग अलग मिलता है, आंकड़ा अलग मिल सकता है, इसमें नहीं पढ़ना है। आपको याद रखना कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आपके जो ग्लोब है अर्थ पर, ऐसी आड़ी खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपने देखा कि 90 इधर है और 90 इस तरफ है। अब इनमें से दो तीन रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मानते हैं, देखो इसको एक नाम और दिया जाता है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे 90 तक चला जाता है। इधर भी सेम ऐसे ही होता है। अब आप देखेंगे कि इधर जब आप जाओगे तो 90 में एक रेखा है जो स्पेशल, उसका नाम हमने क्या दे दिया? कर्क रेखा। और ये क्या, अब सवाल है कि जो कर्क रेखा पड़ती है वो कौन से अक्षांश नंबर पर पड़ती है? तो उसको कहा जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कर्क रेखा को क्या कहा जाए? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी। दक्षिण में भी सेम पोजीशन है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिण में। तो उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश, जैसे आप चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 23, 23.5 पर पहुंचोगे, उसी लाइन को क्या कह दिया? कर्क रेखा। उसी लाइन को क्या कह दिया है? कर्क रेखा। तो प्रश्न आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जा सकता है? यह कर्क रेखा से। यह भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा अक्षांश का नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और इसका दक्षिणी अक्षांश। तो ये तीन लाइनें क्या है इधर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हम आपको बता दें कि इन दोनों के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ध्यान रखना,
इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये ऐसे प्रदेश होते हैं या ऐसी जगह होती है, कह ले कि ये ऐसी धरती है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, जंगल हो, देश हो, घर हो, कभी ना कभी सूर्य इन पर कैसा चमकेगा, सीधा। ये शर्त है, ये अनिवार्य शर्त है, इसीलिए इनको कहा जाता है उष्ण। कहते ना उष्मा, उष्ण गर्मी हो रही, तो ये वो एरिया है जहां पर सूर्य साल में एक बार कभी ना कभी सीधा चमकेगा। जैसे हमारे यहाँ कब होता है, हम कर्क, अभी हम ये सब पढ़ाएंगे, कर्क रेखा पे कब आता है, 21 जून को। कब आता है, 21 जून को। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा सूर्य है वो इस पर कब चमकता है, 21 जून को डायरेक्ट चमकेगा। ठीक है, क्या चमकेगा, 21 जून को डायरेक्ट चमकेगा। और इस पर होता है दिसंबर का महीना, 22 दिसंबर। ये बहुत बड़ी चीजें होती है, निर्णायक, हम सब आपको बताएंगे आगे चल के। ठीक है, 21 जून, आप कभी इस रेखा पर जाना, अगर आपके आसपास इलाके में कहीं है, इस तारीख को लाइन पर खड़े होना और खुद खड़े होकर देखना, तो आपकी परछाई ना तो इधर होगी ना इधर होगी। ठीक है, तो इस दिन सीधा चमकता है। इसके बाद ही 21 जून के बाद ही सूर्य इधर आने लगता है, मतलब इसके बाद सूर्य का प्रकाश इधर नहीं जाता है, ध्यान रखना। सूर्य यहां तक जाएगा, सूर्य का प्रकाश यहां तक, सॉरी, सूर्य यहां तक जाएगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आगे जाएगा। ठीक है, सूर्य आगे नहीं जाएगा, उसका प्रकाश जाएगा इस रेखा तक, यही स्थिति है, और इन्हीं के बीच वर्ष भर घूमता रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या था आपको अक्षांश मैंने बताया, इनकी संख्या कितनी होती है, 180, 90 उत्तर में, 90 कहां पर, दक्षिण में। ठीक है, इसके अलावा हम और चीजें देख लेते हैं। हाँ, अब जो आपको हम एक चीज और बता दें, जैसे मैं इधर थोड़ा सा इस तरफ मैं मिटा रहा हूं, कर्क रेखा को मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब जब आप 23.5 डिग्री से आगे चलते हैं तो इधर एक रेखा और पड़ती है, ये रेखा अक्षांश और पड़ता है 66.5 डिग्री। ठीक है, इसे बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या बोला जाता है इसे, आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। इधर जो पड़ेगा वो कहलाता है आर्कटिक वृत्त। तो पूछा जाएगा कि आर्कटिक वृत्त कौन सा नंबर है अक्षांश का, तो 66.5 डिग्री। सेम सिचुएशन दक्षिण में आ जाओ, मैं इधर मकर मिटा देता हूं। ठीक है, इधर मकर मिटा देता हूं, इधर भी सेम है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को यहां पर क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका वृत्त। मतलब सिंपल बात है, यहां पर एक महासागर है आर्कटिक और इधर है आपका अंटार्कटिक, दोनों का नाम किसके नाम पर पड़ा, वहां के सागरों के नाम पर, जो जलीय स्थल है उनके नाम पर इनका नाम पड़ता है। तो ये बात क्लियर रखना। ठीक है, अक्षांशों में ये बहुत क्लियरिटी रखना। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब देखेंगे कि कौन सी रेखा पर, मतलब मैंने बोला कौन सी रेखा, कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर कितने देश स्थित हैं, और मकर रेखा पर कितने स्थित देश है। इंपॉर्टेंट ही प्रश्न, आजकल पैटर्न का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदला है। अब वो ये पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर है, नहीं है, कर्क रेखा पर है या नहीं है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि कौन सी रेखा पर कौन सा देश स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। हमने पृथ्वी पढ़ी, पृथ्वी के बारे में दो चीजें बता देता हूं, पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, इसमें एक तो है घूर्णन, क्या है, घूर्णन, हाँ, एक है घूर्णन और एक है आपका परिक्रमण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करेगी, घूमेगी फिरेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी धरती मां सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दो गतियां हैं पृथ्वी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस पर घूमती है, अक्ष पर। और इसमें क्या होता है, सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, अक्ष पर ये समझो जैसे अपने, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, आपने लट्टू चलाया तो अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, मेरे पास कुछ चीज ऐसी है नहीं, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। मेरे पास एक साउंड रखा हुआ है, मैं उससे समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए भी प्रयोग कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये साउंड है, तो इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं ना, अगर मैं, ये घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है तो इसे ही क्या कहा जाएगा, घूर्णन। क्या कहा जाएगा, ऐसे घूर्णन कहा जाएगा। ठीक है, मतलब ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, इसे कहा जाता है घूर्णन। अब है परिक्रमण, क्या है, मान लो मैं अपने मुक्के को, ठीक है, सूर्य मान लेता हूं, मतलब मैं कुछ भी बना दे रहा हूं। ठीक है, प्रकृति की संरचना मेरा मतलब बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये सूर्य, अब पृथ्वी अभी ऐसे ऐसे घूम रही थी अपने अक्ष पे, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इसे कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है इसे, परिक्रमण। और पृथ्वी दोनों कर रही, घूर्णन भी कर रही और परिक्रमण भी कर रही।
मतलब क्या है, पृथ्वी ऐसे ऐसे अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो पृथ्वी दोनों कर रही है, तो पृथ्वी की गतियां हैं। ठीक है, बात ध्यान रखना। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करना। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ज्योग्राफी के मामले में आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो, तो लाइक करें, ठीक है, और जमकर सप्लाई करें और लंबे लंबे कमेंट भी लिख दें। और अगर आपके पास कोई विचार है, विमर्श है, चैनल के लिए कोई सलाह है, तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन सकारात्मक हो। ठीक है, उत्तेजनापूर्ण ना हो और दृष्टिकोण नकारात्मक ना हो कमेंट लिखते वक्त। ठीक है, नजरिया बढ़कर निष्पक्ष रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।